সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন ভারতের হাই কমিশনার বিনা সিকরি। 2004-এ তিনি ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলবো আমরা। আপনাকে স্বাগত রিপাবলিক বাংলা। আপনার কাছে এটা বোঝার চেষ্টা করব যে যেভাবে ভারত ভাগের হুমকি দিয়ে বিকৃত मानचित्र पोस्ट करा होचे। बीना जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एक मैप पोस्ट किया गया है महफिज आलम के ओर से, जो मैप बाद में उन्होंने मिटा भी दिया था, उस मैप के जरिए क्या वो हमारी भूखंड में कब्जा जमाने का थ्रेट दे रहा है? देखिए, ये जो चिटगांग आर्म्स हॉल केस था, ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही सीरियस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मेजर केस था कि बाहर से आए हुए तीसरे देश चीन के वेपन्स आए हुए थे और इतनी बड़ी साजिश थी कि इतने ज्यादा तादाद में आर्म्स बांग्लादेश में आए थे। एक बांग्लादेश सिटीजन के शिप की उन्होंने सलाउद्दीन चौधरी की शिप के उसमें आए थे और अनलोड हो रहे थे जब ये पकड़े गए थे। और तब उस वक्त हमारी सरकार ने बहुत सीरियसली बताया था कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि वो आर्म जो हैं उल्फा के लिए थे और ये भी था कि बाकी जो अन्य टेररिस्ट ग्रुप्स हैं भारत में उनके लिए थे। तो इसलिए हमने उस वक्त बहुत ही हमारी चिंता जताई थी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है बांग्लादेश में। और अब पूरा केस हुआ था, पूरे एविडेंस आई थी और जो केस में उनको सजा दी गई थी, अब इसको पूरा रिवर्स कर दिया है और उनको रिहा कर दिया है। इससे हमें जरूर ऐसे कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न दोबारा आएंगे। ये थोड़ी है कि कुछ पता ही नहीं कि वो आर्म्स कहाँ से आए, क्योंकि वो आर्म्स बरामद किए गए थे, वो पकड़े गए थे। तो कहाँ से आए वो आर्म? हमें पता है कौन से देश में बने हैं, उससे पता है, कौन से शिप में आए हैं वो पता है, जो उनकी सहूलियत कर रहा है वो सब पता है। तो ऐसे क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल हैरानगी की बात है और हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि ऐसे हैरानगी की बात है कि पूरे केस को जितने सालों से केस एविडेंस से मारा था, कहाँ पे यही से आपसे जानना चाहेंगे कि लुत्फुज्जमान बाबर को छोड़ दिया गया है। परेश बरुआ, उनका जो दंड था, मृत्युदंड था, वो माफी में चला गया है, उसको अभी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। क्या ये भारत के लिए एक थ्रेट नहीं है? ये एक शंका की जगह नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही हैरानगी और कंसर्न की है। बहुत सीरियसली होना चाहिए हमारे लिए कि परेश बड़ा तो उस वक्त, उन दिनों में परेश बड़ा तो रहते थे बांग्लादेश में, उनकी वहाँ पे घर थे, उनके बिजनेस थे, उनके बैंक अकाउंट थे। और अब आप कह रहे हैं कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट करेंगे। वो तो आजकल चीन में रहते हैं और कभी कभी म्यांमार में आते हैं। हमें तो पता है उनकी एक्टिविटीज के बारे में कि ऐसे करना कि इतना सीरियस केस था और उसको ऐसे ही एक सेकेंड में पलट देना, जो इतने सालों से एविडेंस किया गया है, एविडेंस कलेक्ट किया गया है, इसको प्रूफ किया गया है, और ऐसे एक दिन में इसको पलट करना, इससे भारत के सिक्योरिटी के लिए और भारत के कंसर्न के लिए कि बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की जो रिजीम है, ये तो सरकार है ही नहीं, तो इंटरिम रिजीम है, और वो ऐसे केयरलेस तरीके में इतने सीरियस मामले को देख रहा है कि इनको कोई ख्याल ही नहीं है। और लुत्फुज्जमान बाबर जो उस वक्त में थे, तारिक रहमान थे, सब उन्होंने उनकी जो साजिश थी वो इसमें प्रूव किया गया था कोर्ट में। और अब ये कहना कि कुछ भी नहीं था, तो ये तो ऐसे जैसे कि वो आर्म्स कहाँ से आए थे, किसके लिए आए थे, ये सब सवालात तो अभी तक हैं। और इन सवालात को ऐसे पलट देना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत के लिए ये बहुत ठीक बात नहीं है। बीना जी, मैं शुभ्रांशु बोल रहा हूँ। ये जो अभी हुआ चीज, उसको बाबर लुत्फुज जो तो पहले का आपका आप वहाँ पर तब हाई कमिश्नर थे जब ये घटना घट रहा था। यहाँ पर तौहीद हुसैन था कलकत्ता में डिप्टी हाई कमिश्नर। तो ये जो बाबर जब वहाँ का सिख मैंने स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री था, तो आपको क्या यही से नहीं लगता है यहाँ पर कोई जो कंस्पिरेसी चल रहा है उसका कुछ ब्लूप्रिंट बनाया गया, अभी छोड़ दिया जाएगा, ऐसे कुछ ब्लूप्रिंट ऐसे हो रहा है? फिर नॉर्थ ईस्ट में बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आज जो इंटरिम रिजीम है, जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार तो नहीं है, एक इंटरिम रिजीम है। और जो इनमें अब जमात इस्लामी का रोल बहुत ही ऊपर है, वो ही हैं जो मोहम्मद यूनुस को एडवाइस कर रहे हैं। और बीएनपी और जमात इस्लामी, जब मैं वहाँ पे हाई कमिश्नर थी, तो वो उन दिनों में बीएनपी जमात अलायंस गवर्नमेंट थी, और जमात इस्लामी के जो अमीर थे वो निज़ामी, वो उस सरकार में शामिल थे। तो उस सरकार के साथ, उस सरकार के वक्त, बीएनपी जमात इस्लामी सरकार के वक्त ही तो ये सारी साजिश हुई थी। उन्हीं के वक्त में ये जो इतने सारे आर्म्स आए थे, चीन के बने हुए आर्म्स हैं, और वो आए थे एक बांग्लादेशी शिप पे, फिर वो ट्रांसफर कर दिए गए थे। और फिर जब ये साजिश खुली थी
तो बांग्लादेश आर्मी ने सारे आर्म्स को जब्त करके ले लिए थे। तो हमारे मन में ये सवाल हमेशा से है कि ये साजिश किसकी थी, किसने किया। ये उल्फा के लिए आर्म्स थे, क्योंकि कहा जाता था उस वक्त में कि परेश बरवा प्रेजेंट थे जब वो आर्म्स अनलोड किए जा रहे थे, और अन्य भी जो टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में उनके लिए था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आर्म्स को लाना तो बिल्कुल लेगा। तो इसलिए वो जो सरकार थी उनकी साजिश थी, वो सरकार अब फिर है, वो इंटरिम रिजीम उन्हीं लोगों की है। जमात इस्लामी उसमें बिल्कुल उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल है, और बीएनपी जो है वो जमात इस्लामी के साथ कुछ पॉइंट पे उनके डिफरेंसेस हैं और कुछ पॉइंट पे वो इकट्ठे हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि दोबारा ये चीज आ गई। वो तौहीद हुसैन जो उन दिनों में डिप्टी हाई कमिश्नर कैलकाटा में होते थे, अब वो एडवाइजर हैं फॉरेन अफेयर्स के। हाँ, तो उनको इन चीजों के बारे में पूरा पता है। तो इसलिए हमारा जो कंसर्न है, हमारी जो फिक्र है इस बारे में, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब बीना जी, ये जो मिसिंग लिंक था, मिसिंग लिंक, ये संतरासी तब था, अभी का संतरासी वो लोग क्या चाहता है, अभी इस घटना में ये मिसिंग लिंक सामने में आ गया। संतरासी का जो मिसिंग लिंक हम लोग बिल्कुल नहीं, देखिए उनमें जो साजिश उस वक्त थी वो बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंट हुई थी, और वो भी पता था कि भारत में कौन से ग्रुप्स हैं जिनके साथ इनके लिंक्स थे। तो ये सब चीजें अब फिर से दोबारा आ गई हैं। नेचुरली वही जो उन दिनों की साजिश के कंसर्न्स थे, वही चीजें अब दोबारा आ गई हैं कि अब इसका क्या मतलब होगा कि भारत जो बांग्लादेश में इंटरिम सरकार है उनका क्या रवैया होगा सिक्योरिटी इश्यूज पे। भारत के साथ जो जब शेख हसीना की सरकार थी, सिक्योरिटी इश्यूज पे हमारी बहुत अच्छी कोऑपरेशन चल रही थी, और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी बांग्लादेश में नहीं थी। अब जो हमारा कंसर्न है कि दोबारा ये जो हो रहा है, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो देखने वाली बात है, बहुत सीरियस देखने वाली बात है ये। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। দেখো সমাদৃতা, এই যে কথাটা উনি বললেন, এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এখন একটা স্পষ্ট জিনিসটা হয়ে গেল যে তখন যে সন্ত্রাসীদের মূল ইচ্ছেটা ছিল, মূল যে মৌলিক জায়গাটা, সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজকের এই ঘটনাটায়। এবং তুমি দেখো যেমন সিঁড়ি নামার মতো ঘটনা হয় না, এই সিঁড়িটার পর এই সিঁড়িটা, ঠিক এই জায়গাটা, এই গোটা ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে। এখন মিসিং লিঙ্কটাও পাওয়া যাচ্ছে। এই খবরে থাকবো, তবে তার আগে একটা বিরতি। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পোয়া পারো। পাকিস্তান থেকে জাহাজ জাহাজ অস্ত্র ঢুকছে বাংলাদেশে। এই অস্ত্র ভারতকে আক্রমণ করবার জন্য। বাংলাদেশকে ভারত বিরোধী শক্তির নতুন বাংকার বানাতে চাইছে আল কায়দা। বাংলাদেশের পর ভারতকেও শেষ করতে চায় ডিপ স্টেট। আরেকটা বাংলাদেশ হতে দেব না ভারতকে। ভারতে থেকে কারা ভারতকেই দুর্বল করতে চায়, কারা মদত দিচ্ছে, তার জবাব চায় বাংলা।